नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रात में ही पहुंचे कई मंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख। आज घायलों से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। 6 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी होगी मुलाकात। लॉस एंजल्स के जंगल में लगी आग से तबाही, 5 लोगों की मौत, सैकड़ों घर खाक। करीब 1 लाख लोगों को निकाला गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ 77,900 के करीब। निफ्टी 54 अंक गिरकर 23,625 पर कर रहा है कारोबार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी करेंगे। रामायण की विरासत, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासियों के योगदान, मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों के विकास और ओडिशा की विरासत व संस्कृति। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। वो वर्चुअली सम्मेलन को संबोधित करेंगी और इस सम्मेलन के दौरान 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बुधवार को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई। वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कई प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की घटना को याद करते हुए 2003 में की गई थी। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचानने, प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने और दूरियां मिटाने के साथ भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में कल शाम अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हुए। हादसे में हताहत लोगों का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुया सरकारी अस्पताल में हो रहा है। और ये भगदड़ मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास हुई। दरअसल वैकुंठ द्वार दर्शन 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसके चलते टोकन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट रहे थे। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन के लाइन में करीब 4000 लोग लगे थे। तिरुपति मंदिर हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति का जायजा लिया। आज वो घायलों से मुलाकात करेंगे। और वहीं मंदिर में भगदड़ को लेकर टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू ने तिरुपति में भगदड़ के लिए माफी मांगी। उन्होंने इसका कारण भीड़ भाड़ बताया। उनका कहना था कि भगदड़ में कुछ लोग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हैं। Unfortunate incident never happened in TTD history. I sincerely request to the devotees to apologize TTD, and we'll have a inquiry in this. Definitely we'll take serious action against them. और वहीं तिरुपति नगर आयुक्त मौर्य ने बताया कि
एमजीएम स्कूल के एक काउंटर को छोड़कर हर काउंटर पर स्थिति शांतिपूर्ण थी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Everything was peaceful except a few injuries and few deaths, whatever happened in Ruya and Swims. But it is really unfortunate because all throughout other states also, Karnataka or Tamil Nadu, they have come. Children, there were women, there were old people. They have been waiting since morning to get these Vaikunta Ekadasi tickets. But due to that stampede, unfortunately, there were few deaths and also injuries. But now everything has fallen in place. It is under control. और वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में मची भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तिरुपति में भगदड़ के कारण कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में बंगले को लेकर सियासी संग्राम जारी है। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर झूठे होने का आरोप लगा रही हैं। तो इस बीच विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर से दरार पड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ रही है और अब ममता बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच दिल्ली में राजनीति का तीसरा कोण बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने लोगों को लोक लुभावन वायदों की शुरुआत कर दी है। यानी दिल्ली की जंग इंटरेस्टिंग हो गई है। दिल्ली में पड़ रही कड़कड़ाती सर्दी के बीच बुधवार को जब धूप खिली तो दिल्ली वासियों को तपिश का एहसास हुआ और इसकी जद में तमाम राजनीतिक दल भी आ गए, जिसकी तस्वीरें हमें दिल्ली के कोने कोने से देखने को मिली। एक तस्वीर में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर दिखे, तो वहीं भाजपा नेता आतिशी मारलेना के आवास पर पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि आखिर 17 AB मथुरा रोड से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी, तो आतिशी मारलेना क्यों नहीं चला सकती। रह रही हैं यहाँ पर आतिशी मारलेना कब से रह रही हूँ। शीला दीक्षित ने यहाँ से सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, दो कैसे अलॉट हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहां सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को ढोंगी बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि को शीश महल विवाद ने तोड़ दिया है। शीश महल होने से जो एक आम आदमी की एक तस्वीर बनाते थे और जो ढोंग रखते थे कि मैं साधारण जीवन जीता हूं, वो टूट गया है। ये जिन वायदों से आए थे और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं साधारण जीवन जीऊँगा, मैं बंगले घर नहीं लूँगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था। सवाल आपके ढोंग पर है, आपकी विलासिता, आपकी अय्याशी, आपकी मौज मस्ती, किस तरीके के घर आपने बनाया, वो तो अपने में सवाल है ही। लेकिन सबसे खराब ये है कि आपने जो ढोंग रचा है, जो आपने जनता का बेवकूफ़ बनाया है, जो आम आदमी साधारण आदमी बनने का आपने एक ढोंग रचा है, सवाल उस पर उठता है। और वहीं इस बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान शुरू किया। दिल्ली में राजनीति का तीसरा कोण बनाने के चक्कर में कांग्रेस लोगों को लोक लुभावन वायदों का लालच दे रही है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देने वाली जीवन रक्षा योजना की घोषणा की है। उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार, इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे। माहौल बदला हुआ है, कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। कांग्रेस का अपनी एक नीति है
जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों में ये स्कीम लागू है? निष्पक्ष दिल्ली विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग ने पहल की और टोल फ्री नंबर और 24/7 नियंत्रण कक्ष शुरू किया। इसके जरिए आयकर निदेशालय दिल्ली आचार संहिता के दौरान दिल्ली में चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संदिग्ध बेहिसाब नकदी, सराफा या कीमती सामान की आवाजाही पर नजर रखेगा। निदेशालय ने सिविक सेंटर में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष खोला है। नियंत्रण कक्ष दिल्ली में आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की तारीख से लेकर उसके समाप्त होने तक क्रियाशील रहेगा और इसी के साथ विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जहां कोई भी व्यक्ति दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में दिल्ली के भीतर नकदी, सराफा, कीमती धातु की संदिग्ध आवाजाही या वितरण के बारे में आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है और जानकारी दे सकता है। टोल फ्री नंबर है 1800-111-309। नियंत्रण कक्ष पर कॉल करने वालों को कोई व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम या पहचान के अन्य विवरण का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने कहा है कि महत्वपूर्ण यह है कि प्राप्त जानकारी विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य हो। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मेघालय उमियम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी और इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू किसान एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगी। एक्सपो के दौरान राष्ट्रपति किसानों और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हॉयल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारत और यूके के बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव साझा करने की जरूरत पर जोर दिया। ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के युवा और महिला सांसदों को एक दूसरे के साथ नियमित संवाद करना चाहिए ताकि बेहतर समझ और सहयोग बढ़ सके। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत में इस समय संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का मुख्य आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पैट मैकफेडन के साथ भी बैठक की और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार और विनिमय, लोगों के बीच बेहतर संपर्क और मजबूत आर्थिक संबंधों से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया हाउस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी भारत से दूर हैं, लेकिन आपका दिल और संस्कृति अभी भी भारत की है। मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत, कार्यकुशलता के कारण भारत का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत और यूके के बहुत लंबे गहरे रिश्ते हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा भी करते हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे और इस दौरान वो सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें यमुना किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां अलोप शंकरी कॉरिडोर, नाग वासुकी मंदिर कॉरिडोर, पड़ीला महादेव कॉरिडोर और तक्षक तीर्थ कॉरिडोर शामिल है। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ वीआईपी घाट पर जल पुलिस के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को होगी, 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे की ओर से कई नई पहल की जा रही है। रेलवे इस बात का ध्यान रख रहा है कि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने झूंसी और प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दोनों स्टेशनों पर 10,000 यात्रियों की कैपेसिटी के साथ 6 यात्री आश्रय बनाए गए हैं। तो अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो भगवान श्री राघव के मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर आपको मिलेगा अरुंधति कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा सहयोग से चलाई जा रही इस संस्था में आपको सिर्फ 700 रुपए में ठहरने की 5 स्टार सुविधा मिलेगी। गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति के नाम पर बनने वाले इस सरकारी परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2024 को किया था। यहाँ पर महिलाओं के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रतिष्ठा द्वादशी और महाकुंभ के पर्व का असर अयोध्या के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। देखिए संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ अवसर पर इस वक्त हम आ चुके हैं श्री राम जन्मभूमि से बिल्कुल नजदीक ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, अरुंधति कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है। और 17 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 1 साल होने को आए हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर रश्मि इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताने के लिए। डॉक्टर रश्मि, थोड़ा सा हमें समझाइए। जय श्री राम। तो ये पहला सवाल ये कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे लोग इसका फायदा उठाएं? सभी दर्शनार्थियों के लिए जो डॉर्मेटरी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराई गई है, जिसका बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, 672 पर पर्सन की कॉस्टिंग पे हमने बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड करी है। हमारे पास यहाँ पे 10 डॉर्मेटरीज हैं, जिसमें 314 हमारे पास टोटल बेड्स हैं। एंड यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, एलईडी सॉकेट, बेड बॉक्स, लॉकर जिसमें हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। सभी के लिए बहुत कंफर्टेबल स्टे यहाँ रहता है। प्लस साथ ही साथ 3rd फ्लोर पे हमारे पास रेस्टोरेंट फैसिलिटी है, जिसमें प्योर वेजिटेरियन मील्स आपको मिलेंगी। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो अपने आप में एक कहानी है। जब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो यहाँ की जो प्रतिष्ठान थे या जो दुकानें थीं जिनको डिस्प्लेस किया गया, तो कितनी दुकानें हैं यहाँ पर जो उन लोगों को मिली हैं जिनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा? हमारे पास यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 160 शॉप्स हैं जो कि मुआवजे के तौर पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं उनको। डॉक्टर रश्मि, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा डॉर्मेटरी एक बार हमारे दर्शकों को दिखा भी दें, जिससे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने ग्रुप के साथ, वो उन फैसिलिटीज के बारे में जाने जो सरकार की तरफ से भले ही आप प्रबंधन कर रही हैं इसका, पर ये गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इस तरह की फैसिलिटीज थोड़ा सा बताएं प्लीज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने बंक बेड्स का यहाँ पे अरेंजमेंट दिया है। इसमें चार्जिंग पॉइंट, एलईडी आपको लाइट मिल रही है, ड्यूवेट मिल रहा है। बेड बॉक्स में यहाँ लॉकर्स फैसिलिटी है कि आप अपना सामान यहाँ प्लेस कर सकते हैं इजीली। फीमेल्स के लिए स्पेशली एक सेपरेट डॉर्मेटरी दी है जिसमें सिर्फ फीमेल्स रह सकती हैं। प्लस यहाँ पे हमने चेंजिंग रूम दिया है। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ आप फूड एंड बेवरेजेस की भी सुविधाएं हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है? और 1 साल बाद अगर हम आपसे समझना चाहें तो आप किस तरह से इस फैसिलिटी को देखना चाहेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सर। यहाँ पे देखिए सभी को एम्प्लॉयमेंट मिली है, सबसे पहली बात। देन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का यहाँ पे टूरिज्म जो बढ़ा है, टूरिज्म से ही काफ़ी चीज़ें यहाँ के लोगों को मिली हैं। अगर आप आना चाह रहे हैं अयोध्या में इस विशेष पर्व पर, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और वर्ल्ड क्लास सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के साथ जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। तो बिना किसी दिक्कत के आप बिल्कुल राम जन्मभूमि के पास आकर के
सुबह 12 बजे का मेरे ख्याल से चेक इन टाइम है और पूरे 24 घंटे के लिए सिर्फ 700-800 रुपये में GST के साथ आपको ये सुविधा मिलती है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। भारतीय कंपनियां नई तकनीकों को अपनाने में दुनिया से आगे निकलने को तैयार है। विश्व आर्थिक मंच की लेटेस्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कंपनियां AI, रोबोटिक्स और ऊर्जा तकनीकों जैसे क्षेत्रों में जमकर निवेश कर रही हैं। इसके कारण भारत में डेटा विशेषज्ञ, AI और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, साथ ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट विशेषज्ञ जैसे जॉब्स तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। WEF की रिपोर्ट के मुताबिक 35% भारतीय कंपनियां मानती हैं कि सेमीकंडक्टर्स और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी उनके बिजनेस को पूरी तरह से बदल सकती है, जबकि ये आंकड़ा दुनिया भर में सिर्फ 20% है। इसी तरह 21% भारतीय नियोक्ता क्वांटम और इंक्रिप्शन तकनीक को अहम मानते हैं। वहीं जबकि दुनिया में ये आंकड़ा 12% है। रिपोर्ट कहती है कि टैलेंट की कमी से निपटने के लिए भारतीय कंपनियां नए तरीके अपना रही हैं। 67% कंपनियां नए टैलेंट पूल पर फोकस कर रही हैं। 30% कंपनियां डिग्री की शर्त हटाकर स्किल्स पर जोर दे रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक AI स्किल्स की डिमांड में भारत और अमेरिका टॉप पर है, लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका में लोग खुद इसकी पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि भारत में कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को AI सिखाने के लिए निवेश कर रही हैं। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भविष्य की नौकरियां उन्हीं के पास होंगी जो नई तकनीकों और स्किल्स को अपनाने के लिए तैयार है। भारत इस रेस में न सिर्फ शामिल है बल्कि कई मायनों में आगे भी है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मरीज के लिए दिल गंगाराम अस्पताल से लाया गया। हार्ट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से लाया गया। और असम के पास दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में पानी भरने के बाद फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। सेना, नौसेना, NDRF और SDRF की कई टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई है। स्थानीय अधिकारियों के साथ खनन विशेषज्ञों की टीमें भी फंसे हुए श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने की कोशिशों में लगी हुई है। और इस बीच खनन क्षेत्र से पानी निकालने के लिए नागपुर से विशेष उपकरण आ रहे हैं। बता दें कि बुधवार को बचाव अभियान के दौरान खदान से एक शव को बरामद किया गया था। कश्मीर घाटी में जल्द ही तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर आखिरी स्पीड परीक्षण उसका किया गया और ये परीक्षण रेलवे सुरक्षा आयुक्त के जरूरी निरीक्षण का हिस्सा था। परीक्षणों में अंजी खाद ब्रिज, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज भी शामिल रहा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि कटरा से बनिहाल के बीच की रेलवे लाइन जल्द ही पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार होगी और इससे क्षेत्र में न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन लिंक से यहाँ के लोगों को कम समय में अधिक सुविधा के साथ उधमपुर और जम्मू पहुंचने में मदद मिलेगी। संगलदान रेलवे स्टेशन पर कटरा या देश के बाकी हिस्सों और रामबन जिले की गूल तहसील के बीच ट्रेन लिंक गेम चेंजर साबित होगा। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रेल लिंक से न केवल यहां के ग्रामीणों को सुविधा होगी बल्कि मरीजों, छात्रों और दुकानदारों को भी अधिक सुविधा और कम समय में उधमपुर और जम्मू पहुंचने में मदद मिलेगी। ट्रेन रन सक्सेसफुली हुआ है, जो कि बहुत सालों से हमें ये उम्मीद थी कि ये ट्रेन चालू हो जाएगी। यहाँ के इलाके में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। उसके बाद हमें दिल्ली जाना हो, बॉम्बे जाना हो, कलकत्ता जाना हो तो सीधा यहीं से ट्रेन पकड़ के हम जा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें गुजरेंगी, जब वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी और हमें बहुत खुशी है। कम से कम टाइम और बिल्कुल कम पैसे में हम अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी सर आने वाले टाइम में। बात शेयर बाजार की तो शेयर बाजार की शुरुआत सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपन होने के साथ ही 300 अंक फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। इस बीच BSE की लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखे। इनमें टाटा मोटर्स, जोमैटो, LT से लेकर SBI तक के शेयर खुलने के साथ ही बिखर गए। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में।
तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी कोलोकेशन सुविधा के लिए विस्तार योजनाओं की घोषणा की और इसके तहत करीब 2000 नए रैक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कोलोकेशन सुविधा से शेयर ब्रोकरों को एक्सचेंज के डेटा सेंटर में अपने सर्वर रखने और ट्रेडिंग डेटा और प्राइस फीड तक तेज पहुंच बनाने में मदद मिलती है। दूरसंचार विभाग द्वारा 5G RAN के उपकरणों के विकास के लिए AI टच LLP को फंडिंग देने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट से AI टच LLP 5G नेटवर्क के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने 4 नए IPO को मंजूरी दी है। रीग्रीन एक्सेल, EPC इंडिया, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, कासा ग्रैंड प्रीमियर बिल्डर और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO को मंजूरी मिली है। IPO की रिकॉर्ड संख्या और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण साल 2024 में डीमैट खातों की संख्या 4.6 करोड़ बढ़ी। नए खाते जुड़ने से पिछले साल से डीमैट खातों की संख्या में 33% का इजाफा हुआ है और कुल डीमैट खातों की संख्या 18 करोड़ 53 लाख हो गई। हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर रिलेटेड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों की वजह से भारत में निजी इक्विटी निवेश में उछाल दर्ज हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में निजी इक्विटी निवेश सालाना आधार पर करीब 46% बढ़कर $15 बिलियन तक पहुंच गया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।